यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फीमेल सुपरवाइज़र का सेक्शन 1। ठीक है, जैसे इससे पहले हम लोगों की जो भी क्लासेस हुई है उसमें हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था सेक्शन 1 को, उसमें हम लोग पोषण के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके थे, यानी कि हमने 10 नंबर अपने पूरे कवर कर लिए हैं। यहाँ से आपकी जो भी चीज़ें पूछी जाएगी आप बहुत ईजीली इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का क्या महत्व होता है। किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री महिलाएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था में पोषण की क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। दैट मीन्स कि किस समय बच्चे को या व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए। ये पूरा 8 नंबर में था, ये हमने कवर कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे गर्भवती की देखभाल, इसका थर्ड जो चैप्टर है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि गर्भावस्था में वजन की निगरानी कैसे की जाए। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि पर्टिकुलर 12वें महीने में बच्चे का वजन और उसका जो हाइट है, लंबाई कितनी होनी चाहिए, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। दैट मीन्स ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मातृ शिशु रक्षा, जितने भी योजनाएं हैं, जितनी भी टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। जितने भी टीके लगते हैं वो भी सारे इसमें आ जाएंगे। गर्भावस्था में खतरों से क्या क्या बचाव किए जाते हैं और डॉक्टर उसके लिए आपने देखा होगा कई सारे टेस्ट लिखते हैं। ठीक है, तो उन सारे ही टेस्ट के बारे में अपन को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो आज एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही नए तरीके से हम लोग इन चीज़ों को समझने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अपना पॉइंट आएगा गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच क्यों करवानी चाहिए। तो ये पूरा टॉपिक आपका 7 नंबर में पूछा जाएगा। लेकिन ये 7 नंबर का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको मतलब एक तरीके से ऐसा हो गया कि पूरी डॉक्टरी करनी पड़ेगी कि किस तरीके से डिलीवरी करवाई जाती है, उससे पहले कितने टेस्ट करवाए जाते हैं, बेबी के जन्म होने के बाद कितने टेस्ट करने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी A to Z चीज़ें जो है इसके अंदर ही आपकी कवर हो जाएगी। तो आज अपन इसको कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये अपने आप में पूरा एक समझ लो कि सब्जेक्ट है ना, पूरा सब्जेक्ट ही हो गया कि बेबी का बर्थ कैसे करवाया जाएगा, क्या प्रोसेस होती है ना, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आती है। जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगे कि हम लोग क्या ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी A to Z जितनी भी चीज़ें जो मैंने अभी बताई वो सारी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो आज अपन क्या करते हैं कि एक कार्ड होता है, मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, जिसको MCP कार्ड के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अपन एक बार बेसिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती है जो आपको पता होना चाहिए। ये बिल्कुल आपके हाथ में ही रहने वाला कार्ड है। ठीक है, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि बच्चे को कब कौन सा टीका लगना है, माँ के कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर होने हैं, ये सारी डिटेल जो है इसके अंदर फिल करी जाती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन MCP कार्ड के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो जो भी चीज़ें लिखी जाती है आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि आप यहाँ पर इस कार्ड को किसी वुमन से फिल करवा रही हैं जिसको अभी बेबी होने वाला है। ठीक है, जिसका शुरुआती समय पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पर हर एक महीने के लिए कुछ डिटेल यहाँ पर फिल करनी पड़ती है। तो अपन इस MCP कार्ड के थ्रू सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। 40 पेज का ये पूरा कार्ड होता है। ठीक है, हर एक महिला के पास ये कार्ड होता है। ठीक है, तो इसमें सारी डिटेल भरी जाती है। तो इसमें जितने भी टेस्ट हैं, जितनी भी बीमारियों के बारे में लिखा हुआ है, जितने भी पॉसिबल केसेस इसमें बना रखे हैं, हर एक केस को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा आपसे ही कनेक्टेड होगी। हर एक चीज़ को फिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक टेस्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस टेस्ट की डिटेल भरना, सारी चीज़ें आपको ही करनी पड़ती है। तो इसीलिए हम लोग इसको पूरा भी समझते हैं। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो PDF में आप सभी के साथ, MCP कार्ड का PDF मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, या फिर आप गूगल पर चाहें तो गूगल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रिंट निकाल कर आप अपने पास रख लें। ठीक है, ताकि इसको आप डेली देखते रहें रेगुलर बेसिस पर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका काम एक्चुअल में होगा क्या। देखो, द मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, दैट इज MCP कार्ड। क्या होता है, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, दोनों का प्रोटेक्शन होगा इसके थ्रू। किसी भी प्रकार की शंका के लिए गर्भावस्था के रजिस्ट्रेशन के दौरान दिए जाने वाले MCP कार्ड की मदद ली जा सकती है। इसमें A to Z सारी चीज़ें रहेगी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिए जाने वाले MCP कार्ड में गर्भावस्था के दौरान व प्रसव के बाद शिशु की संपूर्ण देखभाल को लेकर जानकारियाँ दी गई है कि भोजन कैसा होगा, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने, A to Z सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती है। तो जैसे ही इस MCP कार्ड की शुरुआत होती है, पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 1 बाय 1 करके सारे टेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, तो जन्म से 6 माह तक केवल स्तनपान करवाना आवश्यक माना जाता है। इसमें 4 चीज़ें बताई गई है। देखो, जन्म के समय शिशु का पाचन तंत्र पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, इसीलिए वो केवल माँ का दूध ही है उसी को पचा सकता है। कभी कभी बच्चा इसलिए भी रोता है क्योंकि उसे आप अपनी गोदी में
गर्माहट की आवश्यकता पड़ती है। अपने नवजात शिशु को शरीर से चिपका कर रखना, दूध पिलाते समय बच्चे को देखना, मुस्कुराना, उसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, ये फैक्ट दिया गया है। उसके बाद एक और फैक्ट यहाँ पर दिया गया है कि जन्म के तुरंत बाद यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर अपने बच्चे को दूध अवश्य पिलाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा दूध भी पिएगा और लगाव भी यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा फैक्ट क्या दिया हुआ है कि माँ के दूध में पानी व पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है, इसीलिए पहले 6 महीने में किसी भी बाहर का भोज्य पदार्थ यहाँ पर बच्चे को नहीं देना है। जैसे हम लोग मानते हैं कि शहद की चटा दो उसको, ऐसा कुछ हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ पर 6 मंथ से पहले पहले नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बीमारी के दौरान 6 महीने से छोटे बच्चे को केवल अपना ही दूध पिलाना है। यदि बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो माँ के दूध के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थ या तरल पदार्थ थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहाँ पर दिए जा सकते हैं। ठीक है, माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे को रोगों से लड़ने की ताकत और क्षमता यहाँ पर प्रदान करता है। दिन हो या रात हो, बच्चों को उसकी आवश्यकता के अनुसार दूध पिलाना चाहिए, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं रखना चाहिए। ठीक है, माँ का दूध बच्चे के मस्तिष्क के विकास में अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है। स्तनपान संबंधी समस्या के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा तथा जो ANM दीदी है उनकी सलाह यहाँ पर ली जा सकती है। उसी के लिए ये पूरा कार्ड यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें जो जो भी फैक्ट है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आता है जननी सुरक्षा कार्यक्रम, तो अपन पूरा पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। 1 जून 2011 को लॉन्च किया गया जननी सुरक्षा कार्यक्रम JSSK। ठीक है, जननी सुरक्षा कार्यक्रम जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन सेक्शन सहित बिल्कुल मुफ्त और बिना किसी खर्च के प्रसव का अधिकार देती है। एक तो होती नॉर्मल डिलीवरी और दूसरा होता है अपना सिजेरियन, जिसको हम लोग C सेक्शन यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार से बच्चे का जन्म होता है तो सारा खर्चा जो है, चाहे वो नॉर्मल के थ्रू हो चाहे C सेक्शन के थ्रू हो, जननी सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, जितने भी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका जननी सुरक्षा कार्यक्रम। चलिए, अब इसमें आ जाता है कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाले लाभ। इसमें क्या क्या लाभ हैं जो एक महिला को मिलते हैं। सबसे पहले गर्भवती महिला को मिलने वाले लाभ, सबसे पहला निःशुल्क प्रसव होगा, कोई पैसा चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। अगर सिजेरियन होता है तो सिजेरियन भी निःशुल्क रहेगा। जितनी भी दवाएं सामग्री जो जो भी लगती है वो सारी निःशुल्क रहेगी। निःशुल्क जांच सुविधा, इसमें जितनी भी जांच करवाई जाती है, सोनोग्राफी से लेकर XYZ जितने भी टेस्ट होंगे सब कुछ यहाँ पर निःशुल्क रहेंगे। खून पेशाब की जांच, सोनोग्राफी। निःशुल्क भोजन, संस्थान में भर्ती होने के दौरान अगर आप एडमिट हो चुके हैं तो 3 दिवस तक नॉर्मल डिलीवरी में और 7 डेज तक सिजेरियन ऑपरेशन में आपका भोजन निःशुल्क रहेगा। निःशुल्क खून की उपलब्धता भी रहेगी। किसी भी प्रकार का सेवा शुल्क, कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स, कर वगैरह यहाँ पर नहीं कट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे में ऐसा होता है कि आपको बोल तो दिया जाता है निःशुल्क होगा, लेकिन उस पर वो अलग अलग टैक्स और अलग अलग से सर्विस चार्ज यहाँ पर लगा लेते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जननी सुरक्षा कार्यक्रम की। ठीक है, निःशुल्क परिवहन घर से स्वास्थ्य संस्थान तक, स्वास्थ्य संस्थान से रेफरल करने पर तथा डिलीवरी के 48 घंटे के उपरांत वापस घर तक की सुविधा जो है बिल्कुल इसमें निःशुल्क प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और क्या है इसके अंदर? प्रसव पूर्व, प्रसव के बाद होने वाली जटिलताओं एवं 1 वर्ष के बीमार शिशु को भी यहाँ पर इसके अंदर कंसीडर किया गया है। प्रसव के पूर्व अगर कोई समस्या है तो वो सारी इसके अंदर कवर हो जाएगी, और उसके बाद भी 1 साल तक के बच्चे में अगर कोई भी इस बीच में कोई भी समस्या आती है तो वो सारी चीज़ें जननी सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कंसीडर करी जाएगी। और कब लॉन्च किया गया था इस प्रोग्राम को? 2011 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब पढ़ लेते हैं जन्म के बाद 1 साल तक बीमार नवजात शिशु के लिए क्या क्या सुविधा है। उसका भी निःशुल्क इलाज होगा, निःशुल्क दवाएं सामग्री, निःशुल्क टेस्ट होगा, निःशुल्क खून की उपलब्धता, सेवा शुल्क से पूरी तरीके से छूट मिलेगी, निःशुल्क परिवहन घर से स्वास्थ्य संस्थान तक का, और स्वास्थ्य संस्थान से रेफरल करने पर तथा वापस घर तक आने का पूरा जो खर्चा होगा वो आपका निःशुल्क रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा जननी सुरक्षा कार्यक्रम योजना है जो गर्भवती माँ और उसके बच्चे के लिए बनाई गई है। क्लियर है? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्ड पर लिखी हुई चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ती है, इसमें सब पर टिक लगाने पड़ते हैं। जैसे जैसे एक एक टेस्ट होता जाता है, एक एक जांच यहाँ पर होती जाती है, इसको आपको राइट टिक करना पड़ता है। ठीक है, तो गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच अनिवार्य होती है। टाइम टू टाइम जैसे जैसे डॉक्टर बुलाते हैं वैसे वैसे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो इसमें एक देख लीजिए, एक सेक्शन है मूत्र जाँच के द्वारा गर्भावस्था का परीक्षण करना। इसमें हाँ नहीं दोनों पर टिक करना है जो है, और इसके बाद दिनांक कि किस दिनांक को करवाया गया है। ठीक है, यहाँ 9 महीने दे रखे हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th। ठीक
ठीक है। देखो फर्स्ट महीना नॉर्मल, सेकंड में थोड़ी चिड़चिड़ापन, उदासी आप यहाँ पर देख सकते हैं, थर्ड महीने में थोड़ी घबराहट होना, वॉमिटिंग होना, ठीक है। इनके बारे में भी अभी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फोर्थ मंथ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ और नाइन्थ मंथ, ठीक है। ये हो गया, वन बाय वन करके सारे टेस्ट यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले प्रसव पूर्ण जांच की ही बात करें तो पंजीकरण के बाद कम से कम 3 बार प्रसव पूर्व जांच जो है अवश्य करवानी है ना। तो प्रसव से पहले पहले जो है, आप डिलीवरी से पहले पहले 3 बार जांच पूरी करवानी होगी, ठीक है। रक्तचाप, रक्त और पेशाब, मतलब ब्लड प्रेशर यहाँ पर चेक किया जाएगा। प्रत्येक जांच के समय रक्तचाप, बीपी चेक करना है ना, ब्लड टेस्ट करना और यूरिन टेस्ट करना यहाँ पर ज़रूरी होगा, ठीक है। तो ये कंपलसरी पॉइंट होते हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड टेस्ट करना और साथ ही यहाँ पर यूरिन टेस्ट करना, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक जांच के समय अपना वजन अवश्य करवाएं, है ना। दैट मीन्स पर्सन के लिए लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे समझिए। प्रत्येक जांच के बाद क्या होना है, वजन, वेट अवश्य से चेक करवाना होता है। गर्भावस्था में कम से कम 9 से 11 किलोग्राम का वजन यहाँ पर इंक्रीज होना ही चाहिए। गर्भावस्था के अंतिम 6 महीनों में हर महीने कम से कम 1 किलोग्राम अवश्य यहाँ पर इंक्रीज हो। अगर मैं लास्ट के 6 महीने की यहाँ पर बात करूँ तो 1 kg तो इंक्रीज़ होना कंपलसरी ही होगा यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ओवरऑल बात करें तो 9 से 11 किलो तक बढ़ना चाहिए। कम होगा तो भी दिक्कत है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो भी दिक्कत होगी। अब उसको क्या नाम दिया जाता है वो अपन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ का अपना एक नेम होता है। चलिए, इससे एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। देखो हमने पूरा स्टडी करके ही ये क्लास आपके लिए बनाई है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके इसी कार्ड से पूछे गए, क्योंकि यही कार्ड आपसे कनेक्टेड रहेगा और इसी कार्ड में से आपसे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे ये टेटनस टॉक्साइड वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ यूँ था, निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जा सकती है, ठीक है। गर्भवती महिला को कौन सी वैक्सीन दी जाती है ना, कंपलसरी है ही है, देते ही हैं। सबसे पहला डीपीटी है, दूसरा ओपीवी है, तीसरा टिटनेस है ना, और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा था ये सारी की सारी देते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो अब ये ओपीवी तो अपन ने पढ़ ही लिया प्रीवियस सेशन में, ओरल पोलियो वैक्सीन है तो वो तो नहीं देंगे। ये डीपीटी का टीका भी बच्चे को जन्म के बाद ही लगता है। लेकिन यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं टेटनस टॉक्साइड का टीका जो है महिला को लगाया जाता है, गर्भवती महिला को लगाया जाता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है ना। इसमें जो जो भी चीज़ें दे रखी है सारे रियल टेस्ट है और इन्हीं रियल से आपके वापस से क्वेश्चन बनेंगे। तो टेटनस टॉक्साइड के 2 टीके लगवाने हैं। पहला टीका गर्भावस्था की पुष्टि होने के बाद और दूसरा टीका 1 माह के बाद, ठीक है। तो इसमें आपको डेट यहाँ पर फिल करनी पड़ती है। टीटी की एक खुराक दीजिए यदि पिछले 3 साल में टीका लगाया गया था, तो मतलब पिछले 3 साल में टीका लगा है और फिर लगवाना है तो एक तो देना ही है, ठीक है। एक तो कंपलसरी है ही सही, ठीक है। अब आयरन गोलियों की बात कर लेते हैं। कम से कम 6 महीने द्वितीय और तृतीय त्रैमासिक में प्रतिदिन आयरन और फॉलिक एसिड की 1 गोली अवश्य खानी है। कुल मिलाकर कम से कम 180 गोलियां यहाँ पर खाना है, ठीक है। कब कब कौन सी गोली दी है यहाँ पर आपको फिल करना होगा। पहली तिमाही के बाद कम से कम 6 महीने के लिए प्रतिदिन कैल्शियम की 2 गोलियाँ। हर दिन कितनी मेडिसिन यहाँ पर लेनी है, हर दिन कैल्शियम की 2 गोलियाँ लेनी है। और शुरुआत में जब आप कर रहे हैं तो आयरन की गोली से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो कि 180 गोली तो आपको यहाँ पर आयरन की देनी होगी महिला को, और उसके बाद जो है 6 महीने के लिए प्रतिदिन 2 कैल्शियम की गोलियाँ यहाँ पर रेगुलर देनी है, ठीक है। पहली तिमाही के बाद टैबलेट एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम की 1 खुराक लें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोविड के टाइम पर आपने देखा होगा कि बहुत बल्क में ये मेडिसिन बिकी है, तो इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं ये क्या है, ठीक है। ये सारी डेट फिल करनी होती है। पहली तिमाही 3 महीने निकलने के बाद ये एल्बेंडाजोल की एक गोली होती है ना, 400 मिलीग्राम, है ना। इसकी एक खुराक अवश्य से लेनी है। बेसिकली ये मेडिसिन करती क्या है, पेट में जितने भी कृमि कीड़े वगैरह होंगे उनको ये नष्ट करती है, ठीक है। देखो एल्बेंडाजोल, जिसे एल्बेंडाजोलम के नाम से भी जाना जाता है, एक दवा है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के परजीवी कृमियों के संक्रमण के उपचार के लिए यहाँ पर किया जाता है। पेट में जितने भी कृमि कीड़े वगैरह पड़ गए हैं या फिर कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए जो है इस मेडिसिन को यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। जैसे कोविड के टाइम पर अगर मैं बताऊं तो कोविड के टाइम पे यही बोल रहे थे कि कोविड का जो कीड़े हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो बैक्टीरिया है इसके थ्रू यहाँ पर ख़त्म हो सकते हैं। तो बहुत सारों ने ये दवाई भी प्रेफर करी है जब शुरुआती समय में हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं थे, ठीक है। चलिए, अब गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार से देखभाल की जाती है, तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करें जिसमें फोर्टिफाइड आटा, तेल शामिल हो। अधिक मात्रा में भोजन करें, लगभग सामान्य आहार से 1/4 ज़्यादा भोजन आपको लेना है क्योंकि अब बच्चे के लिए भी लेना होगा।
आंगनवाड़ी केंद्र से मिले पूरक पोषक आहार को नियमित रूप से लेते रहें। जो जो भी भोजन वहाँ से सजेस्ट किया गया है, जैसे आपने प्रीवियस सेशन में देखा ही था, पूरक भोजन यहाँ पर माता और बच्चे के लिए क्या होता है, ठीक है। उसमें जो जो भी चीज़ें सजेस्ट की गई है वो सारी चीज़ें ज़रूर से सेवन करें। भोजन खाने के बाद कुल्ला अवश्य करें। दिन में कम से कम 2 बार ब्रश यहाँ पर आपको करना है। दिन में कम से कम 2 घंटे आराम करें। रात को 8 घंटे ज़रूर से सोएं। केवल आयोडीन युक्त नमक या आयरन और आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग यहाँ पर आपको करना होगा, ठीक है। तो ये उस समय में की जाने वाली देखभाल है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन पॉइंट के ऊपर कि क्या क्या टेस्ट यहाँ पर करने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिल करनी होगी। मान लो ये कार्ड आपके पास है, ठीक है। वही मैं आपको बोल रही थी स्टार्टिंग में कि आप इस कार्ड का एक बार प्रिंट ज़रूर से निकाल लें। अगर आप श्योर हैं कि आपको करना ही है ये जॉब, ठीक है, तो बिल्कुल माहौल ऐसा बना कर रखो, प्लानिंग ऐसी करो कि हाँ आपको A to Z सारी चीज़ें इसके बारे में पता हो, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रसवपूर्ण देखभाल की बात करें तो आपको ये सारे टेस्ट करने होते हैं, ठीक है। अब इन टेस्ट में क्या क्या चीज़ें दे रखी है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि पूर्व गर्भावस्था में प्रसूति संबंधी जटिलताएं। कृपया सही जवाब पर निशान लगाएं, मतलब ये आपको फिल करना है ना। डॉक्टर तो लिख देंगे कि ये टेस्ट करके लाइए, फिर इन टेस्ट की सारे टेस्ट होंगे, सारी रिपोर्ट्स आएगी। उस रिपोर्ट में आप फिल करेंगे कि क्या APH है, रक्त की कमी है तो टिक करिए, सिजेरियन की आवश्यकता लग रही है क्या, ऐसी सिचुएशन लग रही है क्या कि सिजेरियन करना पड़ेगा, अन्य कोई बीमारी है तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पर लिखना होगा, एक्लैम्पशिया तो नहीं लग रहा है, बाधित प्रसव तो नहीं लग रहा है, जन्मजात कोई आनुवंशिक कोई दोष तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जितने भी नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सब का टेस्ट होगा, ठीक है। तो अभी 1 बाय 1 करके सबके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, रक्त की कमी तो पता है ना कि यहाँ पर रक्त की कमी लग रही है, तो फिर यहाँ पर अपन टिक करेंगे, ठीक है। बाकी जो नए नए नाम हैं जैसे APH हो गया, PPH हो गया, PIH हो गया, ठीक है, जन्मजात दोष है ना, अगर कोई गर्भपात है तो वो फिर भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। पिछला विवरण, ठीक है, तपेदिक तो नहीं है, मतलब पहले से TB वगैरह तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, हाई BP तो नहीं है इनका, दमा वगैरह तो नहीं है इनको, ठीक है, कोई हृदय रोग तो नहीं है और अन्य किसी प्रकार की बीमारी है तो यहाँ पर मेंशन करनी होगी, ताकि जब प्रसव का टाइम आए तो ये सारी चीज़ें पता हो, है ना, डॉक्टर को अलग से फिर लास्ट मोमेंट पे वो टेस्ट ना करने पड़े, ठीक है। तो इसीलिए ये पूरा फिल यहाँ पर करवाया जाता है। चलिए, अब मैं क्या करें कि अपन 1 बाय 1 करके सारी जो टेस्ट है उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका APH, ठीक है, एंटीपैरटम हैमरेज इसको यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। अब ये प्रसवपूर्ण रक्तस्राव इसको हिंदी में बोला जाएगा, दैट इज APH, को जननांग पथ से या उसके अंदर रक्तस्राव के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो गर्भावस्था के 24 सप्ताह और बच्चे के जन्म से पहले हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि जब प्रेगनेंसी का समय स्टार्ट होता है तो उस समय से पीरियड्स नहीं आते हैं, लेकिन इस बीच में कभी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो उसको APH नाम यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो वो उस कार्ड में मेंशन करना रहता है अगर ऐसी कोई समस्या हुई है तो। मोस्टली केसेस में अगर समय पर डॉक्टर के पास पहुंच गए तो ये वाली प्रॉब्लम से बचा जा सकता है ना, अनटिल मिसकैरेज यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रसवपूर्ण रक्तस्राव, दैट इज APH। दूसरा होता है सिजेरियन या C सेक्शन। प्रसव या सिजेरियन सेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपके बच्चे का जन्म ऑपरेशन के जरिए हुआ। एक तो होता है नॉर्मल डिलीवरी होना, है ना, और दूसरा होता है कि ऑपरेशंस के थ्रू जो है बच्चे को जन्म दिया गया है। सर्जन पहले आपके पेट में एक चीरा लगाते हैं, फिर गर्भाशय में और उस रास्ते से शिशु को बाहर निकालते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है एक्लैम्पसिया या फिर प्रीलैम्पसिया इन प्रेगनेंसी। ये दोनों चीज़ें क्या होती है, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई महिलाएं गर्भावस्था के दौरान हाई ब्लड प्रेशर का सामना करती है, यह एक्लैम्पसिया का संकेत होता है, ये वाली चीज़, ठीक है। जिनका BP हाई होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको एक नाम दिया जाता है, दैट इज़ एक्लैम्पसिया। प्रीक्लैम्पसिया और एक्लैम्पसिया गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप की समस्या होती है। इस स्थिति में माँ का ब्लड प्रेशर जो है काफ़ी हाई हो जाता है। इससे की वजह से क्या होगा कि भ्रूण में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, मतलब उस भ्रूण को प्रॉपर तरीके से ब्लड यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई कम होने लग जाती है। आप ये चीज़ तो समझते हैं हाई BP के क्या कारण हो सकते हैं, अब उसका बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, ब्लड की सप्लाई वहाँ पर बंद हो गई, ब्लड की सप्लाई बहुत धीमी हो जाती है, उसकी वजह से क्या होगा, बच्चे को ऑक्सीजन और जितने पोषक तत्व मिल रहे थे ब्लड के थ्रू वो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो ये वाली दिक्कत यहाँ पर एक्लैम्पसिया कहलाती है। एक्लैम्पसिया जो है प्रीक्लैम्पसिया का विकसित रूप यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। एक्लैम्पसिया तब होता है जब प्रीक्लैम्पसिया से पीड़ित गर्भवती महिला को दोहरा या कोमा जैसी स्थिति यहाँ पर बन जाती है। गर्भवती महिला को यहाँ पर जस्ट लाइक कि बहुत अत्यधिक मात्रा में हाई BP यहाँ पर हो गया है, वो कोमा में चली गई है, तो उसको यहाँ पर फिर जो है
एक्लेम्सिया यहाँ पर कहा जाता है। अगर नॉर्मल हाई बीपी है और वो कंट्रोलेबल है तो प्री, और आप ये समझ जाएं कि अगर प्री लिखा हुआ है दैट मीन्स पहले वाली चीज़ की जो इन नॉर्मल हम लोग इन जनरल नॉर्मल यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, और एक्लेम्सिया उसका बड़ा रूप हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगला है PIH, जो आपने अभी इसके अंदर देखा था, इस कार्ड के अंदर लिखा हुआ था कि PIH है कि नहीं है। ठीक है, एक बार कार्ड फिर से देख लेते हैं। अभी आपने APH पढ़ा, राइट, एक्लेम्सिया अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, सिजेरियन अपन ने देख लिया। अब अपन पढ़ेंगे PIH के बारे में और PPH के बारे में। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले PIH देख लीजिए। लगभग 10% प्रेग्नेंट महिलाएं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का शिकार होती है, दैट इज PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। एक प्रकार का स्ट्रेस आप इसको बोल सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक का खतरा यहाँ पर पैदा हो जाता है। इन खतरों से बचने के लिए PIH के लक्षणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मतलब पता कैसे चलेगा कि जो महिला है उसको कोई हाइपरटेंशन यहाँ पर है या किसी भी प्रकार का स्ट्रेस यहाँ पर है, तो इसके कुछ नॉर्मल इन जनरल टेस्ट होते हैं जिसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला होता है यूरिनेशन में बदलाव होना। गर्भावस्था में होने वाले हाइपरटेंशन की वजह से बार बार पेशाब या कम पेशाब आना, ये वाली चीज़ हो सकती है, क्योंकि गंभीर मामलों में क्या होता है कि जो यूरिन होता है उसके साथ साथ प्रोटीन भी आता है। ठीक है, इसलिए अगर ऐसी कोई समस्या है तो यूरिन टेस्ट करवाना। इसीलिए जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो एक ब्लड टेस्ट लिखते हैं, यूरिन टेस्ट भी यहाँ पर लिखते हैं और BP चेक करते हैं। ठीक है, तो इसके एक रीज़न ये भी यहाँ पर माना जाता है कि अगर कोई हाइपरटेंशन, कोई स्ट्रेस यहाँ पर है तो इसके थ्रू पता चल जाए। ठीक है, और अगर प्रोटीन भी शरीर से बाहर निकल रहा है तो दैट्स अ बिग केस। चलिए अगली बात करते हैं, अत्यधिक वजन का बढ़ना। दूसरी और तीसरी तिमाही में वजन बढ़ता है, लेकिन अगर बहुत अत्यधिक मात्रा में वजन बढ़ रहा है तो वो प्रेगनेंसी का कारण नहीं होगा, वो कोई अदर रीज़न यहाँ पर हो सकते हैं जिसको जल्द से जल्द चेक करना चाहिए। तो ये किसके अंदर आएगा, आपका PIH के अंदर आएगा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के अंदर आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं ब्लर्ड विज़न की। ब्लर्ड विज़न में क्या हो जाएगा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि नज़र धुंधली हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर में अचानक से बढ़ोतरी होने पर नज़र धुंधली हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर से चेक करवाना है। नोशिया की बात करें, उल्टी और मतली की बात करें, तो प्रेगनेंसी के समय होने वाले हाइपरटेंशन के खास लक्षण होते हैं उल्टी और मतली आना। इसकी वजह से पेट दर्द हो सकता है या फिर BP भी यहाँ पर बढ़ सकता है, तो इसको भी PIH के अंदर कंसीडर किया जाएगा। एडिमा की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो पेट में तकलीफ के साथ साथ हाथ पैरों में एडिमा PIH के लक्षण होते हैं। ठीक है, वो हम लोग बोलते हैं ना जकड़न आ जाना काइंड ऑफ। ठीक है, ब्लड इन यूरिन, पेशाब में अगर खून की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी या लीवर पर दबाव पड़ सकता है, इसके चलते यूरिन के साथ खून भी निकल सकता है। लीवर ब्लड टेस्ट या ब्लड टेस्ट करवाने से आपको किसी भी तरीके की गड़बड़ियों को समझने में मदद मिलेगी। अगर ऐसा कोई केस होता है तो डेफिनेटली सारे ही टेस्ट आपको करवाने होते हैं। हार्ट रेट की बात करें, है ना, हार्ट रेट का बढ़ जाना। हालांकि ब्लड प्रेशर धमनियों के साथ साथ दिल की मांसपेशियों पर भी दबाव डालेगी, इसीलिए हार्ट रेट यहाँ पर बढ़ सकती है। अगर ऐसी कोई असुविधा यहाँ पर लग रही है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो अगेन हमें डॉक्टर को दिखाना होता है, डॉक्टर को चेक करवाना होता है। मतलब इस समय में अगर हम लोग बात करें तो अगर हल्की सी भी कोई भी दिक्कत यहाँ पर लगती है तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं PPH के बारे में, पोस्टपार्टम हैमरेज के बारे में। ठीक है, अब ये होता क्या है, प्रसवोत्तर रक्तस्राव। पहले अपन ने पढ़ा था PIH, है ना, प्रसव से पहले अगर कोई रक्तस्राव हो जाता है तो वो वाला केस। अब अगर इसके बाद कोई हो रहा है, एक नॉर्मल होता है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत अत्यधिक मात्रा में हो रहा है तो उसको सीवियर केस यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। तो प्रसवोत्तर रक्तस्राव बच्चे के जन्म के बाद योनि से होने वाला गंभीर रक्तस्राव है। ये एक गंभीर स्थिति है जिससे मृत्यु तक हो सकती है। प्रसवोत्तर रक्तस्राव के अन्य लक्षण हैं चक्कर आना, बेहोशी महसूस होना, धुंधली दृष्टि होना। PPH प्रसव के बाद या प्रसव के 12 सप्ताह तक ये चलता है। ठीक है, इट डिपेंड्स कि मतलब मैक्सिमम अपन 12 वीक तक इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जो इसका जो तरीका होता है PPH, अब इसमें 2 केस होते हैं। एक तो अगर वजाइनल डिलीवरी हो रही है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पर हो रही है, या फिर C-सेक्शन हो रहा है। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो 500 ml तक ब्लड लॉस्ट होता है बॉडी से, है ना। बेबी होने के बाद हम लोग बोल सकते हैं 500 ml तक ब्लड लॉस्ट होगा। और अगर C-सेक्शन हो रहा है तो 1000 ml तक ब्लड लॉस्ट होगा। ये नॉर्मल केस। अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर उसको सीवियर केस में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, वो एडमिट करना, फिर वो सारी चीज़ें होगी।
देखो अब विद इन 24 आवर्स फॉलोइंग डिलीवरी अगर हो रही है तो उसको प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज बोला जाएगा, और अगर लेटर 24 आवर्स के बाद होगा तो सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज इसको यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज़। पीपीएच वाली क्या होती है, पीपीएच क्या होता है और पीआईएच क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट हो गए अपने। देखो ये वाला अपन ने पढ़ लिया, एपीएच वाला। ठीक है, एक्लेम्शिया अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, एक्लेम्शिया प्रीक्लेम्शिया दोनों हो गए। रक्त की कमी आपको पता ही है कि शरीर में अगर ब्लड की कमी हो रही है, सी सेक्शन अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया। अगर इन केस इसके अलावा कोई होती है तो वो यहाँ पर मेंशन करना होगी। ठीक है, फिर अपन ने देख लिया पीआईएच क्या होता है। ठीक है, फिर अपन ने देखा पीपीएच क्या होता है जो जस्ट अभी अपन पढ़ कर आए, और इन केस मिसकैरेज होता है तो वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट के बारे में देखते हैं। देखो अब ये जो जांच हुई है इसमें सारी चीज़ें फिर से मेंशन करना होती है, जो भी अभी तक अपन इतने सारे टेस्ट देखे। एक तो सबसे पहले किस दिन को हुए, है ना। अब उस समय गर्भ कितने सप्ताह का था, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी डील होती है वो महीने के ना होते हुए वीकली होती है। वीकली मतलब कि जो गर्भ है वो अभी 12 सप्ताह का है, 15 सप्ताह का है, इतने वीक हुए हैं। यहाँ पर वीक के हिसाब से सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है। ठीक है, वजन कितना है, वेट कितना है। ठीक है, नब्ज की गति जो है क्या चल रही है, रक्तचाप अभी कितना है, बीपी कितना, क्या चल रहा है, एनीमिया, पैरों में सूजन, पीलिया या अन्य प्रकार की कोई समस्या है तो यहाँ पर मेंशन करनी। मतलब ये सारे टेस्ट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो सिंपल सी बात हो गई कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चेक करनी होती है। अब यहाँ पर होती है पेट की जाँच। ठीक है, अब इसमें जो है बेबी का जो है यहाँ पर एक्यूरेट जो है लंबाई यहाँ पर चेक की जाती है, उसका वजन यहाँ पर चेक किया जाता है। देखो भ्रूण की लंबाई सप्ताह वाइज हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे और सेंटीमीटर में चेक करेंगे। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, जैसे इस वाले टॉपिक से ही मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सी वैक्सीन जो है गर्भवती महिला को दी जाती है, जो इस चार्ट से ही आपने देखा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 12वें सप्ताह में गर्भस्थ शिशु की लंबाई और वजन कितना होता है। ठीक है, किसकी पूछ रहा था वो, 12वें सप्ताह की यहाँ पर पूछ रहा था, मतलब 84 डेज। ठीक है, मतलब 90 डेज़ के अप्रोक्स, मतलब 3 महीने के अराउंड की बात उन्होंने पूछी है। मतलब शुरुआत से एक वीक से लेकर आपको लास्ट तक के हर एक वीक की जानकारी यहाँ पर होना चाहिए। किस समय कितना वेट होगा और किस समय कितनी हाइट उसकी रहेगी, और काय में बतानी है आपको, सेंटीमीटर में बतानी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पर तो हो गई, अपन को लंबाई देखनी है सप्ताह में और सेंटीमीटर में देखनी है। फिर बनावट कैसी है, गर्भ की स्थिति अभी कैसी है। ठीक है, गर्भस्थ शिशु का हिलना डुलना स्टार्ट हुआ कि नहीं, सामान्य है, कम है या अभी नहीं हुआ है। तो इन तीनों पर आपको टिक करना होगा जैसी भी सिचुएशन होगी। गर्भस्थ शिशु की प्रति मिनट हार्ट रेट यहाँ पर क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पीवी टेस्ट यदि किया गया हो तो उसके बारे में यहाँ पर मेंशन करना है। अब अपन देखेंगे पीवी टेस्ट क्या होता है, इसको भी अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जिसको हमने मिस कर दिया हो, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिल करनी होती है। दैट मीन्स किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, चलिए पीवी टेस्ट को अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। 1 सेकेंड। देखो पीवी टेस्ट होता क्या है, अ पेल्विक एग्जाम इसको बोला जाता है। पेल्विक एग्जाम कैन बी अ पार्ट ऑफ रूटीन फिजिकल एग्जाम, जस्ट लाइक यहाँ पर वजाइना को चेक किया जाता है। सिंपल सी बात है, इसमें वजाइना को चेक किया जाएगा कि वहाँ पर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, है ना। जो प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में पीवी टेस्ट यहाँ पर किया जाता है, कंपलसरी नहीं होता है। अगर पेशेंट यहाँ पर चाहता है करवाना तो वो यहाँ पर करवा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आगे आप देख सकते हैं कि अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हुआ तो इससे कैंसर का खतरा भी यहाँ पर बढ़ सकता है। तो प्रेगनेंसी के समय में प्रीनेटल केयर के लिए इन जनरल ये पीवी टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है ये वाली चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं मेन पॉइंट की, भ्रूण विकास चार्ट की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। 8 से 19 सप्ताह की गर्भावस्था जो होती है, शुरुआती 8 से 19 सप्ताह की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। 8 सप्ताह से स्टार्ट कर रहे हैं और 19 सप्ताह की हम लोग बात करेंगे। फिर इसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो ये जो होती है इसको बोला जाता है क्राउन टू रंप। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना क्योंकि नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। 8 से 19 सप्ताह की गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु को आमतौर पर सिर से नितंब तक, यानी कि क्राउन टू रंप लेंथ, या इंग्लिश में इसे आप इन शॉर्ट बोल सकते हैं CRL, दैट इज क्राउन टू रंप लेंथ। ठीक है, इसको मेज़र किया जाता है। सबसे पहले लंबाई देखी जाएगी सेंटीमीटर में और वजन मेज़र किया जाता है ग्राम के अंदर। 8 सप्ताह तक 1.6 सेंटीमीटर की बच्चे की लंबाई होनी चाहिए। औसत वजन इसका 1 ग्राम। 9वें की बात करें तो 2.3 सेंटीमीटर 2 ग्राम। 10वें की बात करें 3.1 सेंटीमीटर 4 ग्राम। 11वें सप्ताह में 4.1 सेंटीमीटर 7 ग्राम।
12वें में 5.4 सेंटीमीटर 14 ग्राम, 13वें में 7.4 सेंटीमीटर 23 ग्राम, 14वें में 8.7 सेंटीमीटर 43 ग्राम, ठीक है। 10.1 सेंटीमीटर 70 ग्राम, ठीक है। यहाँ तक हो गया, 15 सप्ताह तक बात हो गई। 19 तक हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि कितना वजन यहाँ पर रहता है, ओके। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? एक बार से आप देख लीजिए इसको तसल्ली से, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, 16वें सप्ताह की बात करें, 11.6 सेंटीमीटर 100 ग्राम, 17वें में 13 सेंटीमीटर 140 ग्राम, 18वें सप्ताह में 14.2 सेंटीमीटर 190 ग्राम, 19वें सप्ताह में 15.3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। जैसे आपकी 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है, आप उसको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। और वजन इसका 240 ग्राम का यहाँ पर रहता है, ठीक है। अब भ्रूण विकास चार्ट की बात करें 20 से 40 सप्ताह तक, अभी तक 19 की बात हो गई थी, अब 20 से 40 की बात कर लेते हैं। अब इसको बोला जाता है क्राउन टू हील, ठीक है। सिर से पैर को क्या बोला जाएगा? क्राउन टू हील। इससे पहले हमने क्या बोला था? क्राउन टू रम्प लेंथ बोला था। अब जो चलेगा आपका क्राउन टू हील चलेगा। इनकी भी कैटेगरी होती है ना, अभी तक अपन 40 तक पहुँचेंगे। 20वें सप्ताह में 25.6 से वजन कितना हो जाएगा? 300। 26.7 से 360 ही हो जाएगा। 27.8 से 430 ग्राम वजन हो जाएगा। 23 सप्ताह की अगर अपन बात करें तो 28.9 सेंटीमीटर औसत लंबाई उसकी रहेगी और वजन 500 ग्राम 501 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर 100 ग्राम आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर 600 ग्राम, 34.6 सेंटीमीटर 660 ग्राम, 35.6 सेंटीमीटर 760 ग्राम, ठीक है। चलिए, 27वें की बात करें तो 36.6 875, 37.6 1 kg, ठीक है। आपको पता है आइडियली जो है 3 किलो के आसपास, 2.5 से 3 के बीच में होना चाहिए। 38.6 1.2 kg, 39.9 1.3 kg, 41.1 1.5, 32 42.4 1.7 kg। 33वें में क्या हो जाएगा? 43.7 1.9 kg, 45 2.1, 46.2 2.4 kg, 47.4 2.6 kg। ये कहाँ तक की हो गई? अपनी 36 सप्ताह तक की होगी। अब देखो, ये कोई वैल्यू आइडियल नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा नहीं देखा है कि हर एक बच्चा जो है हमेशा 2.5 से 3 के बीच में होता है। वैल्यू थोड़ी सी वेरी यहाँ पर करती है। तो इस समय जो हम लोग वीकली बात कर रहे हैं, ये भी वैल्यू थोड़ी सी ऊपर नीचे यहाँ पर हो सकती है। अगर यहाँ पर 1.4 है तो किसी किसी का 1.5 है तो 1.4 भी हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है। हम लोग एक आइडियल वैल्यू लेकर चल रहे हैं ताकि आइडिया रहे कि हाँ, इसमें इतना वजन यहाँ पर होना चाहिए, या फिर उसकी जो लंबाई है वो इतने सेंटीमीटर में होनी चाहिए, ठीक है। ये 36 तक अपन पहुंच गए, 36 सप्ताह तक की बात हो गई, मतलब लगभग वही 250 के आसपास, 250-52 दिन की बात यहाँ पर हो गई, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब अपन पहुँचते हैं लास्ट टाइम पर। 37 में 48.6 सेंटीमीटर 2.9 kg, 49.8 3.1 kg, 50.7 सेंटीमीटर 3.3 kg, 51.2 सेंटीमीटर 3.5 kg, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जैसे एक बार से देख लीजिए इसको, ठीक है। हो गई है 9 महीने, 40 सप्ताह मतलब 9 महीने की बात यहाँ पर हो गई पूरी। आइडियल जो वैल्यू मानी जाती है 2.5 से 3 हम लोग मानते हैं। अगर बहुत ही हष्ट पुष्ट आपको मानना है तो 3.5 तक आप यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। फिर भी 2.5 से 3 के बीच की सही होती है। चलिए, और यहाँ पर ऐसे देखना चाहते हैं कि किस समय किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, तो आप देख सकते हैं वीक 0 से 6 की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। हल्का सा भ्रूण यहाँ पर डेवलप होता है। 7 to 10 की बात करें तो कुछ इस प्रकार से डेवलप हो जाएगा, ठीक है। 11 to 14 वीक में इस तरीके से, 15 to 18, 19 to 22, 23 to 26, 27 to 30, 31 to 34 और 35 to 40, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कि 40 वीक तक की बात हो गई। चलिए, अब यहाँ पर भी आप इसको इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं, 1 मंथ है ना, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में इस प्रकार से डेवलपमेंट, 3 से 4 में ऐसा, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9। देख लीजिए आप इसको, टोटल यहाँ पर 9 स्टेजेस होती हैं, 3 पीरियड इसको माना जाता है, ठीक है। 3-3 महीने के 3 त्रैमासिक जिनको हम लोग बोल रहे हैं, 3 सेक्शन में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ओके। चलिए, और जो वैली है वो किस तरीके से इंक्रीज़ होती है, यहाँ से स्टार्ट होगा 12वां सप्ताह, 16वां सप्ताह, 20,
24, ये ऊपर की साइड बढ़ती है, ठीक है, नीचे से ऊपर की साइड बढ़ना स्टार्ट होगा। 24 सप्ताह, 28, 32, 40 एंड 38, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब इसमें कुछ और टेस्ट भी होते हैं जिनकी जांच यहाँ पर कराई जाती है, जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट हो गया, यूरिन एल्ब्यूमिन टेस्ट हो गया, शुगर टेस्ट यहाँ पर करवाया जाता है, HIV करवाया जाता है, HIV स्क्रीनिंग होती है, सिफिलिस स्क्रीनिंग यहाँ पर करवाई जाती है, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई जाती है, गर्भकालीन मधुमेह जाँच, वही शुगर टेस्ट यहाँ पर करवाया जाएगा कि अगर कोई डायबिटीज़ वगैरह है तो, ठीक है। रक्त ग्रुप कौन सा है, ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, और RH टाइप यहाँ पर कौन सा है, क्योंकि मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि RH से फ़र्क पड़ता है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग अगले सेशन में पूरा डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर जो है बच्चे की हेल्थ को यहाँ पर अफेक्ट करता है, क्योंकि RH का एक कॉम्बिनेशन ऐसा बैठता है जिसमें बच्चा 1 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो RH फैक्टर भी यहाँ पर पहले चेक किया जाता है, ठीक है, वो मदर और फादर से आता है, ठीक है। थायराइड उत्तेजक हार्मोन, HbS Ag, रक्त शर्करा, अगर अन्य कोई बीमारी है तो, और किस किस समय पर ये सारी चीज़ें टेस्ट की गई थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करनी होती है, ठीक है। चलिए, तो अब ये वाले जो टेस्ट हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें लास्ट में लिखे हुए हैं ये सारे टेस्ट, ठीक है, जो कंपलसरी टेस्ट है ये करवाने ही होते हैं। इसमें एक तो सिफिलिस हो गया, है ना, HIV हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, है ना। तो आधा कार्ड तो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, लगभग 25 पेजेस आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशंस थी और एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपन ने यहाँ पर सारी चेक कर लिए। मेन इसमें थोड़ा सा वेट और हाइट का है, एक बार में याद नहीं होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको हैबिट हो जाएगी इन चीज़ों को याद करने की, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो एक बार आप इनको रिवाइज ज़रूर से कर लीजिएगा सारी चीज़ों को। इसके आगे की चीज़ें जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा वीक आपकी क्लासेस होने वाली है, तो रेगुलर आप सारी क्लासेस ले लीजिएगा ताकि आपकी एक लिंक बनी रहे। ओके, सो सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।